नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा ही ताल ठोकते हुए दिखाई देते हैं, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी और अलग-अलग टेलीविजन चैनलों पर भी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिन पर बहुसंख्यक आबादी को ऐतराज रहा है। उनके भी बयानों पर और उनके भाई अकबरुद्दीन के बयानों पर भी। लेकिन जब से ये पहलगाम जेनोसाइड हुआ है और उसके बाद जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, हमने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं और जो भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की है, बहुत मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। जो 7 डेलीगेशन दुनिया भर के करीब 32 देशों में और आखिर में बेल्जियम में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करने के लिए भेजे गए हैं, उन 7 में हर डेलीगेशन में कोई ना कोई एक मुस्लिम चेहरा रखा गया है। इनमें पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, एमजे अकबर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी बैजयंत पांडा के दल में हैं। उसमें बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा जो है वो लीडर बनाए गए हैं और ये दल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा कर रहा है। इसके अलावा एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद का मैं नाम ले चुका। ये गुलाम नबी खटाना जम्मू कश्मीर से एक और हैं जो बीजेपी ने नामित किया था। इसके अलावा ईटी मोहम्मद बशीर, ये एक और मुस्लिम चेहरा, एक सरफराज अहमद और एक मियां अल्ताफ अहमद, जावेद अशरफ और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन। ये मुस्लिम चेहरे अलग-अलग डेलीगेशन में रखे गए हैं और इनका एक मायने है, इनका एक मतलब है, इनका एक मैसेज भी है पाकिस्तान को और दुनिया भर के देशों को। जो ये डेलीगेशन जा रहे हैं या इस समय यात्राएं कर रहे हैं, इनमें कुल मिलाकर के 31 तो सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, और कई पूर्व मंत्री हैं। 31 सांसद और पूर्व मंत्री तो अकेले एनडीए के और बीजेपी के हैं और 20 सांसद और पूर्व मंत्री विपक्षी दलों के हैं और इन 7 डेलीगेशन के साथ 8 विदेश मंत्रालय के अफसर भी रखे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो भूमिका है वो इस डेलीगेशन में, बैजयंत पांडा के डेलीगेशन में कितनी अहम हो गई है। इस समय मेनली दो ही इंडियन मीडिया में और विदेश के मीडिया में छाए हुए हैं। एक कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जो अमेरिका, गुयाना, ब्राजील, पनामा ऐसे देशों की यात्रा पर गया है डेलीगेशन, और दूसरा जो आपके असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर है। और ये सभी सातों डेलीगेशन बाद में ब्रुसेल्स में मिलने वाले हैं, बेल्जियम में, यूरोपीय संघ के मुख्यालय में। सभी 59 के 59 सदस्य वहां से फिर भारत लौटेंगे। ये कितना अहम दौरा इस समय हो रहा है करीब 33 देशों का, कि पाकिस्तान को भी अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने दूसरे जो इनके मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनको कई देशों की यात्राओं पर भेजना पड़ रहा है सफाई देने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए। कुवैत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मोर्चा संभाला असदुद्दीन ओवैसी ने
और उन्होंने पाकिस्तान के धागे खोल करके रख दिए। वहाँ जो मीडिया आया था, मीडिया से उन्होंने पूछा हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में बात करें? और हम तो दिल से और गुर्दे से और दिमाग से बात करते हैं, यानी साफ दिल से बात करते हैं। पाकिस्तानियों की तरह झूठ नहीं बोलते और गलत बातें दुनिया के सामने नहीं रखते। फिर इन्होंने बोलना शुरू किया। इन्होंने कहा कि एक दिन पहले वहाँ के जो नए-नए फील्ड मार्शल बने हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक तस्वीर अपने प्रधानमंत्री को भेंट की और ऐसे समय भेंट की जब राष्ट्रपति भी पाकिस्तान के वहाँ मौजूद थे, असेंबली के स्पीकर भी वहाँ मौजूद थे और कई चर्चित हस्तियां वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर पेश की गई प्राइम मिनिस्टर को ये कह करके पेश की गई कि ये एक प्रतीक फोटो है, प्रतीक फोटो भी नहीं, फोटो है जो भारत के ऊपर हमारी जीत को दर्शाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने भंडाफोड़ किया इसका। उन्होंने कहा कि ये 2019 की चीनी सेना की युद्धाभ्यास की फोटो है, जो आसिम मुनीर अपने प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे थे। इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि जो कुछ ये हुआ है 6-7 मई की रात से लेकर के और 10 मई तक, उसमें एक ढंग का फोटो भी भारत के खिलाफ इनके पास उपलब्ध नहीं है, ये बताने के लिए कि हमने भारत के खिलाफ ये तबाही की है या ये कार्रवाई की है। इसके विपरीत हमारे यहाँ तो सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स और कई दूसरे विदेशी अखबारों ने भी वो सब फ़ोटो छापे हैं, जो हमारी सेना ने वहाँ पर किया है और उसके वीडियो भी हैं। सब कुछ है और खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान भी है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है उसका जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे सेना प्रमुख ने रात में 2:30 बजे मुझे फ़ोन करके बताया कि साहब नूर खान एयरबेस पर और दूसरे एयरबेस पर अटैक हो गया है। उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस पर कितना गहरा गड्ढा हुआ पड़ा है, उसको भरने में ही इनको समय लग जाएगा। इनका ये भी कहना था कि अ, जिस तरह की दलीलें, जिस तरह के असत्य ये लोग दुनिया के सामने और अपनी ही लीडरशिप के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये न केवल हास्यास्पद है, बल्कि बताता है कि ये जोकर्स का समूह है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे तरीके से धागे खोलने शुरू किए। इन्होंने कहा कि 22 अप्रैल पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ है, उसमें टीआरएफ का हाथ था और उसने जिम्मा भी ले लिया था। 2 बार उसने इस घटना के तुरंत बाद जिम्मा लिया, लेकिन बाद में खंडन कराया गया जानबूझ करके। ये खंडन क्यों कराया गया? उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन कमेटी है यूएन की 1267, उसको भारत ने दिसंबर 2023 में सूचित कर दिया था कि ये जो टीआरएफ है, ये लश्कर-ए-तोयबा का नया नाम है। एलईटी का ये नया नाम है, ये बता दिया गया था मॉनिटरिंग कमेटी को। उन्होंने ये भी कहा कि मई 2024 में फिर से बताया गया यूएन को कि पाकिस्तान स्थित जो टेररिस्ट ग्रुप है ये भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए गतिविधियों में लिप्त है और कार्रवाइयां कर रहा है, हमले करवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई, इसके तीसरे दिन 25 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ने इसका एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था। उसमें शुरू में टीआरएफ का नाम आया था, लेकिन पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम हटवाने के लिए पूरे घोड़े दौड़वा दिए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी नीयत साफ थी, अगर आपका टेररिस्ट ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है,
तो आपने टीआरएफ का नाम उस प्रस्ताव से हटवाने के लिए पूरी ताकत क्यों झोंक दी और उसमें एक प्रमुख देश का भी सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि जो आपको याद होगा एक टनल बन रही थी जम्मू कश्मीर में, वहाँ इंजीनियर्स पर अटैक हुआ था और उस अटैक में भी जो लोग सीमा पार से आए थे, वो उस क्षेत्र से आए थे जहाँ सीमा पार कैंटोनमेंट बोर्ड है पाकिस्तानी मिलिट्री का। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की किस तरह की भूमिका भारत में होने वाले अटैक्स में रही है। उन्होंने कहा कि अब क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तानी सरकार, वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस, वहाँ की आर्मी इनके प्रायोजक भी हैं, इनके संरक्षणदाता भी हैं और इनको प्रेशर प्रश्रय भी देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 का गूगल करके देख लीजिए, एक वीडियो आपको मिल जाएगा पीओके का। वहां पर हाफिज सईद का लड़का भाषण दे रहा है और वो ये खुलेआम धमकी दे रहा है कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने कहा कि ये तो पहले ही ये लोग घोषणा कर चुके थे, जो पहलगाम में हुआ है। उनका ये भी कहना था कि वैसे तो हमारे विदेश सचिव डिटेल जानकारी दे चुके हैं 6-7 की रात को जो भारत ने किया और फिर 7 और 8 तारीख की रात को और 8 और 9 तारीख की रात को जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन्स और मिसाइलों से और दूसरे तरीके से हमले किए। उन्होंने जानकारी दी कुवैत में कि अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ और नीचे भुज तक एक साथ इन लोगों ने अटैक किए। लेकिन क्या पाकिस्तान की सेना एक भी ऐसा सबूत दिखा सकती है कि अवंतीपुर से लेकर के और भुज तक आपने एक साथ इतनी जगहों पर अटैक किए और कहीं भारत में खरोंच भी आई हो, कोई नुकसान भी हुआ हो, किसी तरह की जान-माल की क्षति भी हुई हो? उन्होंने कहा कि हवा में ही इनके सारे हमलों को, ड्रोन्स को, मिसाइलों को, विमानों को मार गिराया गया। और उनका ये भी कहना था कि हमें अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के तमाम विदेशी अखबार, बीबीसी वगैरह सब अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भारतीय सेना ने कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इनके 9 एयरबेस तबाह हो गए, 2 और एयरबेस पर भी अटैक किए गए और नूर खान बेस के बारे में तो खुद इनके प्रधानमंत्री ने ही जानकारी दी कि साहब वहाँ क्या हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये भी कहा कि 2018 में ये एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाला गया था ये देश और 2022 में ये बाहर आया था। वो बाहर कैसे आया था ये भी अब सब जानते हैं, अमेरिका के सहयोग से ये बाहर आया था। इन्होंने कहा कि इनकी जो मनी ट्रांजैक्शन की जो ट्रेल है, इसकी जांच कराए जाने की जरूरत है। और एक और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, हवाला के लिए मिडिल ईस्ट का यूज करते रहे हैं और भारत के खिलाफ ये आतंकी संगठनों को वित्त पोषित करते रहे हैं, यूज करने के लिए उनको हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वित्त पोषित करते रहे हैं और मिडिल ईस्ट का इसमें सहयोग लेते रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक साजिद मीर थे, अभी भी हैं, जिनको बीच में पाकिस्तान ने कहा था कि उसकी तो मौत हो गई है, लेकिन फिर बाद में वो जिंदा हो गया, कहीं कनाडा या किसी दूसरे देश में पाया गया। उन्होंने कहा कि उसके सिर पर 5 मिलियन का जो है रिवार्ड है और
उसी ने डेविड हेडली को एंगेज किया। उनका कहना है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो अभी $2 बिलियन का लोन दिया है, पाकिस्तानी सेना इसका उपयोग भारत के खिलाफ करने वाली है। वो चाहे आतंकवादियों को दे या दूसरे इनके जो तौर तरीके होते हैं उसमें ये करें। और जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, जो आईएसआई है, जो टेररिस्ट को फ्री रन देती है पाकिस्तान में, इनकी भी भूमिका, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कौन नहीं जानता है कि जब बहावलपुर में, मुरीदके में और दूसरी जगहों पर टेररिस्ट मारे गए भारतीय हमले में, कार्रवाई में, तो उनके शवों को भी पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था और वहां पर सेना के अधिकारी और जो सामान्य प्रशासन के अधिकारी हैं, यहाँ तक के कमिश्नर वगैरह, वो भी पहुंचे थे नमाजे जनाजा में। और आखिर में उन्होंने कहा कि ये भारत के मुसलमानों की बात करते हैं, भारतीय मुसलमानों पर अत्याचारों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए, क्योंकि जो भारत के मुसलमान हैं वो एक तो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं और ज़्यादा संख्या में भारत में रहते हैं और इनसे ज़्यादा ईमानदार हैं और अल्लाह से इनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि इस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करना और उनका जाना, और जो भारतीय पक्ष है, जो विदेश मंत्रालय का भी पक्ष है, उसको ठोक करके दुनिया के सामने पेश करना, बेहद अहम भूमिका इस समय असदुद्दीन ओवैसी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुलकर के पाकिस्तान की बाट लगा रहे हैं, उसके धागे खोलने में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।